हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो नेक्स्ट उसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो करेंगे। एंड दिस टॉपिक इज़ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये दो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन, ये दो ऐसे मीन्स हैं, ये दो ऐसे तरीके हैं जिनसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिनकी हेल्प से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर बॉन्ड्स तो होंगे ही, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है। मॉलिक्यूल्स के अंदर के बॉन्ड्स की डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उन बॉन्ड्स की फॉर्मेशन और मॉलिक्यूल्स की शेप, वो हमें एक्सप्लेन करती है ये बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, द एंड हाइब्रिडाइजेशन। द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स इन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि कई सारे एटम्स हों, दो से ज़्यादा एटम्स हों। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दो से ज़्यादा एटम्स हों वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन, अमोनिया, वाटर, ऐसे ही बहुत सारे हैं। मोस्टली जो भी हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं वो पॉलीएटॉमिक ही होते हैं। तो इनके बारे में हम समझेंगे, ये इनके जो भी डिटेल्स हैं, शेप, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, ये सब हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगी विद हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इस वीडियो में हम एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसमें जो ये थ्योरी है, इससे हमें क्या पता चलता है? ये जो मैंने पॉइंट्स तो आपको बता दिए कि इट एक्सप्लेन्स द शेप, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। तो इसमें फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी कि जैसे मीथेन है, ठीक है, मैंने आपको मीथेन का बताया था कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है, कि सेंटर में कार्बन है और टेट्राहेड्रन जो शेप होती है, एक ज्योमेट्री होती है, उसके चार वर्टिसेस पर चार हाइड्रोजन एटम्स हैं और इनके हर दो बॉन्ड्स में जो एंगल है दैट इज़ 109.28 डिग्री। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेगी कि क्यों मीथेन की जो शेप है, मीथेन की जो ज्योमेट्री है दैट इज़ टेट्राहेड्रल और सभी एंगल्स 109.28 डिग्री के हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही ये भी बता देगी आपको कि अमोनिया जो है उसकी पिरामिडल शेप क्यों है और वाटर की बेंट या वी शेप क्यों है। ठीक है, ये सब इनकी जो शेप्स हैं वो हम एक्चुअली VSEPR थ्योरी में ही कर चुके हैं। शेप्स तो वैसे ही होती हैं, लेकिन VSEPR थ्योरी हमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करती है, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन नहीं करती है उनकी फॉर्मेशन को, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो वो हम अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे कि कैसे थ्योरेटिकली जो वो कमी वेस्पर थ्योरी की थी उसको कैसे ये दूर करेगी। तो इसके लिए हम पहले समझते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि बाय एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, ये थ्योरी हमें किन दो चीज़ों से हेल्प करेगी? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, इसका ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं एंड दैट इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। अब ये है क्या? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको मैंने बताया कि जो कोवलेंट बॉन्ड हैं वो कैसे बनते हैं, जब उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करते हैं। तो ये एक एटम, मान लो ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा एटम है हाइड्रोजन, जब इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करेंगे तो इनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में स्पेसिफिकली क्या पार्ट है उसका, क्या चीज़ है ये? आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, ठीक है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू अ सब शेल एंड दैट बिलोंगिंग टू अ शेल, कि एक शेल में सब शेल्स होती हैं और सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली किस में जा रहे हैं? ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं, एटम के ऑर्बिटल्स में जा रहे हैं। तो जब ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें,
और जो ऑर्बिटल्स है ना वो एक्चुअली एक तरह के वेव फंक्शंस हैं। वेव फंक्शन भी आपने किया था, श्रोडिंगर वेव फंक्शन जैसे आपने किया था, तो उस तरह से वेव की तरह से ये हैं। और इनकी जो ओवरलैपिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, दैट डिपेंड ऑन द फेज एंड डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन स्पेस। ऑर्बिटल वेव फंक्शंस जब ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके फेजेस क्या हैं या उनके साइन क्या हैं और उनकी डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन मीन्स वो किस तरफ डायरेक्टेड हैं, किस तरह से वो लाई कर रहे हैं, कि वो इस तरह से लाई कर रहे हैं इस प्लेन में, ठीक है, या वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, या फिर वो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। किस प्लेन में वो लाई कर रहे हैं ये है उनकी डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है। और उनका फेज़ क्या है, ये इन पर डिपेंड करते हुए, फेज़ पर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के फेज़ पर और डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन पर डिपेंड करते हुए जो ओवरलैपिंग है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। आउट ऑफ दीज थ्री टाइप्स, ये जो तीनों तरह हैं, तीनों जो ओवरलैपिंग है, तीन टाइप की जो ओवरलैपिंग है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, इनमें से बॉन्ड फॉर्मेशन तब होगी जब ओवरलैप पॉजिटिव होगा। आपको ये ध्यान रखना है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ओनली व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप इज़ पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव ओवरलैप क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी आगे। पॉजिटिव ओवरलैप टेक्स प्लेस व्हेन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन एंड ओरिएंटेशन इन स्पेस। मतलब आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं, मान लो पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से है, उसकी ओरिएंटेशन ये है, और दूसरे पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन ये है, तो ये दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ये ओवरलैप करेंगे तो वो ज़ीरो ओवरलैप होगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगी आगे, ज़ीरो ओवरलैप की टाइप्स जो हैं। और ओरिएंटेशन भी सेम नहीं है इनकी। आप देखो कि ये तो इस प्लेन में है और ये इस प्लेन में है, ओरिएंटेशन सेम नहीं है। अभी मैंने आपको ओरिएंटेशन बताई है, डायरेक्शन बताई है, ठीक है। और या फिर दूसरी चीज़ मैं क्या कह रही हूँ कि उनका जो साइन है वो सेम होना चाहिए। उसके लिए आप एक साइन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होता है उसके लिए आप ये देखो, ठीक है। ये वेव्स का है एक्चुअली ये, लेकिन मैं आपको ऑर्बिटल वेव फंक्शन का बता रही हूँ, तो मैं इससे रिलेट करके आपको बता सकती हूँ कि जो ऑर्बिटल वेव फंक्शंस है ना वो सेम फेज में कब होंगे, आउट ऑफ फेज कब होंगे, ठीक है। अब जब अगर वो वेव्स, जैसे वेव्स क्या होती हैं, तरंगे होती हैं ना, अगर वेव्स इस तरह से हैं कि एक वेव है, ये एक वेव इस तरह से है और दूसरी वेव भी बिल्कुल इसके नीचे आ रही है। आप देखो, इसका जो, इसको बोलते हैं, आप हिंदी में इसको बोलते थे श्रिंग, है ना, और इसको बोलते थे गर्त, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रेस्ट, एंड दिस गर्त इज़ नोन एज ट्रफ, ठीक है। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट पर है और ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ पर है तो इन वेव्स को हम बोलते हैं कि ये इन फेज है। दीज वेव्स आर इन सेम फेज, ठीक है, दीज आर इन सेम फेज। और इनका रिजल्टेंट ये होगा कि जो इनका जो एम्पलीट्यूड था ना, एम्पलीट्यूड मीन्स ये, ठीक है, दिस इज़ हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ठीक है। ये बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों का, इसका और इसका, ये दोनों ऐड होकर इतना हो गया, ठीक है। आपको एक बार मैं दोबारा से बताती हूँ। आप देखो कि इसमें जब हम वेव्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको वेव फंक्शन समझा रही हूँ वैसे, लेकिन मैं एग्जांपल ले रही हूँ वेव्स का। क्या समझाने के लिए? इनकी फेज़ समझाने के लिए कि कब वो सेम फेज़ में होंगे, कब वो आउट ऑफ फेज़ होंगे। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव जो ओवरलैप है वो तभी होती है अगर उनका फेज़ सेम हो और उनकी डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन सेम हो। तो डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको फेज़ के लिए वेव्स का एग्जांपल लेकर समझा रही हूँ। ये है वेव 1 और ये है वेव 2। अगर एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के बिल्कुल ऊपर आ रहा है और ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के ऊपर आ रहा है तो ये वेव्स हम कहते हैं कि दीज आर इन सेम फेज।
उस केस में क्या होगा कि इनका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि जो ये मीन पोजीशन है ना, ये मीन पोजीशन, ठीक है, इससे इस क्रस्ट की ऊंचाई या ट्रफ की गहराई, ये होता है एम्पलीट्यूड। तो जब ये सेम फेज में होते हैं तो इनका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है और ऐड होकर ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया और ये इतना हो गया, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और हम वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये है इन फेज या इन सेम फेज ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप की। अगर एक वेव है जो है उसका वेव फंक्शन हमारे पास जो ये दिखा रखी है वेव, एक वेव हमें ये दिखा रखी है, ठीक है, और दूसरी वेव ये है। आप इन दोनों को इससे रिजेंबल करने की कोशिश करो, इस वाली से। इसमें तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा था, ट्रफ के नीचे ट्रफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका क्रस्ट है और इसका ट्रफ है ना। तो ये दोनों क्या करेंगी, ये दोनों एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी ऐड होंगे, लेकिन जहाँ इसका एम्पलीट्यूड अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसका नेगेटिव होगा और दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, ज़ीरो। और ये जो वेव्स हैं यहाँ पर ये आउट ऑफ फेज है, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल वेव फंक्शंस होते हैं वो ओवरलैप करते हैं सिर्फ तभी जब वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो इन फेज होते हैं, इन सेम फेज होते हैं। और अगर वो आउट ऑफ फेज है तो वो उनका जो ओवरलैप है वो नेगेटिव ओवरलैप भी हो सकता है या वो ज़ीरो ओवरलैप भी हो सकता है। वो मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, आप इनको देखो कि ये है पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप, ठीक है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने वेव फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के नीचे ट्रफ वेव्स हैं अगर, तो यहाँ पर हम वो साइन से बता रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ठीक है। पॉजिटिव अगर हम मतलब जैसे दो लोब्स हैं ना इसकी, एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल की दो लोब हैं, आप इसको ऐसे मान लो, ये हमारा हम ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ में इस साइड वाला पॉजिटिव होता है, इस साइड वाला नेगेटिव होता है ना। तो उसी तरह से आप इसको मानकर चलो कि ये एक लोब जो है वो पॉजिटिव है और एक लोब नेगेटिव है किसी भी पी ऑर्बिटल की। ये हमने एक्स एक्सिस पर बनाया है पी ऑर्बिटल, लेकिन अगर मैं वाई एक्सिस पर बना दूँ तो उसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और अगर मैं जेड एक्सिस पर बना दूँ तो उसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप देखो आप, यहाँ पर ये पॉजिटिव के ऊपर ओवरलैप हो रहा है पॉजिटिव का, और यहाँ पर पी ऑर्बिटल जो है उसका ओवरलैप उसके पॉजिटिव फेज का ओवरलैप हो रहा है एस ऑर्बिटल से। और एस ऑर्बिटल जो है ना वो तो सिमेट्रिकल है, जैसे पी ऑर्बिटल में यहाँ पर बीच में एक प्लेन आ जाता है, लेकिन एस और इस तरफ जो दोनों तरफ जो ये लोब हैं ये एक इस फेज प्लेन के इस तरफ है और एक प्लेन के इस तरफ है, लेकिन एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल है और उसमें तो आप कहीं से भी प्लेन निकाल दो, बीच में से दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए एस ऑर्बिटल को पॉजिटिव से दिखाया यहाँ पर। तो इसमें ये भी इन फेज ओवरलैप है कि इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्हीं का ही नेगेटिव आप ये देखो कि इसमें इसका पॉजिटिव पी ऑर्बिटल का दोनों ऑर्बिटल देखो आप, दोनों ही पी जेड हैं। आप इनको पी एक्स भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको पी जेड दिखा रहे हो तो आप यहाँ पी जेड बताया तो आपको पी जेड ही बताना है। आप इसको पी एक्स भी ले सकते हो, पी वाई भी ले सकते हो, बट दोनों सेम होने चाहिए। एक पी एक्स है तो दूसरा भी पी एक्स ही आपको लेना है। तो यहाँ ये नेगेटिव या आउट ऑफ फेज ओवरलैप है। आप देखो कि एक पी ऑर्बिटल की पॉजिटिव फेज दूसरे पी ऑर्बिटल के नेगेटिव फेज से ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी जबकि यहाँ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो मैंने आपको बताया कि पी ऑर्बिटल का पॉजिटिव और एस ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये भी इन फेज ओवरलैप है और यहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, लेकिन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कौन कर रहा है, पी ऑर्बिटल का नेगेटिव जो फेज है वो, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आप ये देखो कि इसमें ये जो ओवरलैप है इसमें ये प्लेन है ये, अच्छा यहाँ पर जो हमने ऊपर देखा ना वो तो ऐसे था,
ये आपको मैं बॉन्ड्स की टाइप्स करवाऊंगी ना, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि इस तरह से बॉन्ड, इस तरह से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं और इस तरह से भी ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखो कि यहाँ पर भी ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये भी पी एक्स ऑर्बिटल है, और दोनों की पॉजिटिव लोब ऊपर की तरफ है और दोनों की नेगेटिव लोब नीचे की तरफ है। तो ये ओवरलैप कैसे करेंगी? आपने एक पी ऑर्बिटल बनाया और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल ये बनाया, और इनका ये वाला पोर्शन जो है वो ओवरलैप हो रहा है, और ये इन फेज या पॉजिटिव ओवरलैप है। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बट यहाँ देखो कि यहाँ पर आउट ऑफ फेज या नेगेटिव ओवरलैप है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। आपने करना क्या है, सेम बनाना है दोनों को, जैसा ये बनाया है वैसे ही ये बनाना है। बस इन फेज में दोनों के ऊपर के साइन जो है वो पॉजिटिव बना देने हैं, नीचे के नेगेटिव, और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे ही नीचे उस तरह से बनाना है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि जब आप आउट ऑफ फेज दिखा रहे हो ना, तो आपको ये पॉजिटिव दिखाया तो इसी का नीचे वाला नेगेटिव दिखाना है। ये नहीं है कि आपने यहाँ दिखाया, ये दिखा दिया नेगेटिव, है ना, और गलती से आपने भाई ऊपर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नीचे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे मत दिखा देना, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए इसका पॉजिटिव के नीचे का नेगेटिव और नेगेटिव के नीचे का पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। ये तीनों तरह के ऑर्बिटल्स आपको दिखाए हैं। देखो, अगर मैं 3 ऑर्बिटल, आपको पता है कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम 3 प्लेन बनाते हैं, 3 कार्टेशियन प्लेन मैथ में आपने किया होगा, इसको एक ये। अब आपकी मर्जी है कि आपने ना इनको एक मान लो कि आप इसको एक्स एक्सिस बोलोगे या वाई बोलोगे या जेड बोलोगे। यहाँ पर इन्होंने जो लिया हुआ है, इसको लिया हुआ है जेड एक्सिस, इसको लिया हुआ है एक्स एक्सिस, और इस वाले को लिया हुआ है वाई एक्सिस। ठीक है, और उसी को ही लेकर यहाँ पर समझाया गया है। तो ये आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए जब ये इस तरह की ओवरलैपिंग थी तो ये वाले ऑर्बिटल पी जेड लिए थे। ठीक है, और जब हम नीचे आए तो इसमें ये वाले ऑर्बिटल जो हैं वो पी एक्स लिए हैं। अब पी जेड को हम तीसरा जो होता है, आप जानते हो कि 3 डायमेंशन को हम पेपर पर नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए जो पी वाई है उसको इन्होंने थोड़ा सा स्लांटिंग करके, जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से दिखाते हैं ना, तो ये ऐसे दिखाया है। ठीक है, तो ये है हमारा पी वाई दोनों की पॉजिटिव लोब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं, नेगेटिव नीचे की तरफ। तो ये इन फेज ओवरलैप है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप है। ये तो हमने बात की इन फेज या आउट ऑफ फेज की। ठीक है, तो इनको हम ना फेज को साइन भी बोलते हैं। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब चार्ज नहीं है, कहीं आप सोचो कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। ये हमने सिर्फ फेज दिखाने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखाया है। तो ये हमने बात की फेज की। और दूसरा फैक्टर मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, वो मैंने आपको वैसे बताया था, लेकिन आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ओरिएंटेशन की डायरेक्शन भी ऐसी होनी चाहिए कि ओवरलैप से बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अगर एस ऑर्बिटल तो ऐसे ही रहेगा, आप कहीं कैसे भी बनाने की कोशिश कर लो, एस ऑर्बिटल तो इसी तरह से रहेगा, लेकिन पी ऑर्बिटल जो है वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है। तो इस केस में सिर्फ इसी पी ऑर्बिटल की एक्स के साथ जो है वो ओवरलैपिंग होगी, वो होगी सही डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। अगर इसके साथ हो रही है तो भी डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन सही नहीं है, और इसके साथ अगर आप कराते हो तो भी डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो मैं आपको तीनों का ही बता रही हूँ। ये तो आप पहले देख चुके हो, ऊपर सबसे पहला सेकंड नंबर पर हमने यही किया था, इसके साथ एक्स ऑर्बिटल की ओवरलैप हमने दिखाई थी। और अगर जो साइंस हैं एक्स इसमें ये हमने दिखाया, पी जेड बताया था, और ये तो पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये इन फेज ओवरलैप है ना। तो ये आप डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन में भी समझ सकते हो। अगर इस तरह की डायरेक्शन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर इस तरह की डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। आप देख रहे हो, आप सोचोगे कि यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव से ओवरलैप कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव से भी तो कर रहा है ना नीचे थोड़ा सा पार्ट, तो ये डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन सही नहीं है। एक तो हो गया ये, और दूसरा जो है, दूसरा हम देखते हैं इसमें, आप ये देखो
ये भी डायरेक्शन ऑफ जो ओरिएंटेशन है ये सही नहीं है। इसमें एक प्लेन ऐसा है, एक एटम जो है ना उसका पी ऑर्बिटल तो इस प्लेन में है और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल इस प्लेन में है, तो ये दोनों ओवरलैप कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे ओवरलैप्स को, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, इनको ज़ीरो ओवरलैप कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको ओवरलैप का बताया, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप का, बाय फेज एंड बाय डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, कि कब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जब डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन भी सही है और जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन सेम फेज हैं, पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है। अगर नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है या डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन सही नहीं है तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैप है कि ओवरलैप जो है कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, वो होमोन्यूक्लियर और या हेट्रोन्यूक्लियर दोनों ही तरह के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पर भी अप्लाई होता है। पहले आप ये समझ लो कि जो हमने बताया ना क्राइटेरिया ऑफ ओवरलैप, कि ओवरलैप पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पर भी अप्लाई होता है और पॉलीएटॉमिक पर भी। डायटोमिक का एग्जांपल जैसे H2 HCl, ठीक है, जिसमें 2 ही एटम्स हो, और पॉलीएटॉमिक 2 से ज़्यादा जैसे मीथेन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर। तो यहाँ पर दोनों एटम सेम है, ये है होमोन्यूक्लियर, और यहाँ दोनों एटम्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाती हूँ कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, क्या हम उससे बॉन्ड फॉर्मेशन समझ सकते हैं, या जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर है या मीथेन की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है और उसके सभी बॉन्ड्स में इक्वल एंगल है 109.28 डिग्री। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मीथेन की जो नॉलेज है, मीथेन के बारे में जो हमें पता है, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 पॉइंट्स को कंसीडर करती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप को और हाइब्रिडाइजेशन को। हम अभी इस वीडियो में मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप, उसको हम समझकर हम मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री, उनकी जो भी ओरिएंटेशन है, डायरेक्शन है, वो बता सकते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं? इसके लिए मैंने मीथेन का एग्जांपल लिया है। तो इसमें आपको सब पता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वही हमें स्टार्टिंग में लिखना है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर वी नो इज 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब जब इसकी एनर्जी लो है, लोएस्ट है, मिनिमम एनर्जी की स्टेट में जब ये है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो वो यही होती है, हम यही लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। 2p2 में मतलब आपने जो रूल्स किए थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग के, उसमें यही था कि p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पहले सिंगल सब में जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, तीसरा आएगा वो इसमें जाएगा, जब फोर्थ आएगा तो पेयर होना स्टार्ट होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मैंने दिखाया कि 2p2 ना लिखकर मैंने क्लैरिटी के लिए 2px1 और 2py1 बताया है। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होने होती है ना, तो सामने से कोई दूसरा एटम अप्रोच कर रहा है तो अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और उस केस में क्या होता है, जो अट्रैक्शन के कारण जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, वो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। ठीक है, वो एनर्जी लेकर जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर गया, कहाँ से निकल कर, 2s में से निकल कर जंप करके 2pz में आ गया। अभी तक 2pz में कुछ भी नहीं था, लेकिन अब 2s1 रह गया और 2pz1 हो गया। आप देख रहे हो ये? ठीक है, यहाँ 2s से जंप यहाँ से नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये इनर शेल है, फर्स्ट शेल है ये सेकंड शेल, यानी कि हमारी ये वैलेंस शेल है 2s 2p।
वैलेंस शेल में ही एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है। इनर शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके बाहर की शेल में नहीं आएगा। ठीक है, तो 2s में से एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2pz में चला गया और एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब इसके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं हाफ फिल्ड, चारों हाफ फील्ड है ना। आप ये देखो 2s हाफ फील्ड मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, और यहाँ सबके पास एक है 2s 2px 2py 2pz। इट हैज़ टोटल ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है और वो भी हाफ फील्ड है, और हमें जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही चाहिए होते हैं। दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ओवरलैपिंग के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा शेयरिंग के लिए। तो हमारे पास अब यहाँ पर कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं हाफ फील्ड, और हाइड्रोजन के जो हैं, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं 4, और 4 हाइड्रोजन एटम्स के 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कार्बन हैज़ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सिंगल इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हर हाइड्रोजन एटम ईच ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 एटॉमिक ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसलिए 4 ऑर्बिटल कार्बन के और 4 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के, 4 ऑर्बिटल्स 4 अलग अलग हाइड्रोजन के। अब 4 में से जो है ना आपको बता दिया कि कार्बन के पास एक तो s है और 3 p हैं, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, 3 हाइड्रोजन इनके साथ एक एक के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 3 p ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे मैंने ये बनाकर दिखाया। ये हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। तीनों p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब 3 p ऑर्बिटल जो कि हाफ फील्ड है, उनके साथ 3 हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन गए, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया। ये जो तीनों p ऑर्बिटल्स हैं, जो आपको ये 3 p ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, ये 3 p ऑर्बिटल्स तीनों एक ही कार्बन के हैं, और इन तीनों के साथ एक एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेता है, और एक कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बन गए, और ये तीनों बॉन्ड जो हैं वो 90 डिग्री के एंगल पर हैं, आपस में ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, इसका 90 डिग्री का। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, अब मैं दिखा नहीं सकती इसको, जो आप ये लगा लो कि ये जो प्लेन है इसके ऊपर आप कार्बन में से सीधा ऊपर से एक प्लेन गुजार रहे हो। ठीक है, उसमें और इसके अंदर भी 90 का, उसमें और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए, तीनों 90 डिग्री के एंगल पर। अब बात आती है किसकी, कार्बन का s ऑर्बिटल रह गया। कार्बन के 3 p ऑर्बिटल्स तो यूज़ हो गए, ये जो कार्बन के 3 p ऑर्बिटल्स थे ये तो यूज़ हो गए 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, लेकिन कार्बन का एक 2s ऑर्बिटल रह गया। अब ये 2s ऑर्बिटल जो है, इसका 2s ऑर्बिटल है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप कर लेंगे, और ये दोनों क्या है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है ना ये। ठीक है, इनका तो कोई ये एक्सिस नहीं है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस कुछ नहीं है, तो ये कैसे भी ओवरलैप कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ओवरलैप कर सकते हैं, और इनकी डायरेक्शन हम कुछ श्योरिटी से बता भी नहीं सकते क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स बने उनमें एंगल कितना हुआ फाइनली, 90 डिग्री का, है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला है, मीथेन के जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सभी बॉन्ड्स में आपस में एंगल कितना है, 109.28 डिग्री। तो इसलिए यहाँ हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकेला ये मॉलिक्यूल्स की शेप को, उनकी ज्योमेट्री को, उनकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके साथ जो दूसरा हमने वर्ड एक ऐड किया था हाइब्रिडाइजेशन का,
वो जब हम पढ़ेंगे तो आप देख पाओगे कि दोनों मिलकर कितनी अच्छी तरह से मॉलिक्यूल्स की शेप को डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों को पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स करवाया है ताकि आपको ये समझ आ जाए, तभी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे और दोनों समझ आने के बाद ही आप मॉलिक्यूल्स की शेप्स को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, जैसे हमने मीथेन का एग्जाम्पल लिया, आप उसी तरह से ही अब एक्सप्लेन कर सकते हो कि ना तो ये अमोनिया के पिरामिडल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाएगा जिसमें कि ये एंगल है, ना ही ये वाटर के जो वी शेप है उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, है ना। तो ये अकेला इन दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ऐसे ही और मॉलिक्यूल्स भी हैं, यहाँ हमने एग्जांपल सिर्फ इन तीनों का लिया है। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैप कितने टाइप से हो सकता है और उसके बेस पर बॉन्ड्स कैसे बनेंगे और उनके नाम क्या होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग कोवलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को इस तरह से दिखाते हैं और पाई बॉन्ड तो जैसे आप पाई लिखते हो उस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इन दोनों में से जो स्ट्रोंगर बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, और पाई बॉन्ड जो है उसके कंपैरिजन में काफ़ी वीक बॉन्ड है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, एक ही बॉन्ड बनता है, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है, जैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड होगा। कभी भी दो एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगी दोबारा से। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम ये मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ये, तो इनके हेड ऑन हेड, ये हेड ऑन हेड सामने से मतलब सिर टकरा रहे हैं, सिर ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और इन फेज होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक तो डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन ये है सिग्मा बॉन्ड में, और दूसरा इन फेज तो ये होने ही चाहिए। तो सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बनता है एंड टू एंड ओवरलैप से। ठीक है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इट इज़ फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और इस तरह के ओवरलैप को हेड ऑन ओवरलैप भी कहते हैं और एक्सियल ओवरलैप भी कहते हैं। ठीक है, तो अब सिग्मा बॉन्ड जो है ना किस किस के ओवरलैप से बन सकता है, किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन सकता है। यहाँ पर हम डी या एफ ऑर्बिटल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि हमें करना है डिटेल में। तो पहले हम करते हैं एस एंड एस ओवरलैप। अब आपको पता है कि एस एस जो है, एस तो सिमेट्रिकल है, उसको आप कहीं से भी ओवरलैप करा दो। आप इसको हेड मान रहे हो तो दूसरे का हेड ये मान लो, तो ये यहाँ से ओवरलैप कर लेंगे। इसको हेड मान रहे हो तो दूसरे का हेड भी इधर ले आओ, यहाँ से ओवरलैप कर लेंगे। लेकिन इसमें तो कोई हेड होता ही नहीं है ना, ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, तो ये कहीं से भी ओवरलैप कर ले। जैसे इसने यहाँ से ओवरलैप कर लिया, दोनों इन फेज हैं, इन फेज तो हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ये एस और एस की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जो नया ऑर्बिटल बनेगा ना इन दोनों की ओवरलैपिंग से, वो इस टाइप का होगा। आप देखो इसमें इस टाइप का। ठीक है, ऐसा होगा ये, और ये सिमेट्रिकल बनेगा। सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो सिमेट्रिकल है। जैसे एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है ना, वैसे ही सिग्मा बॉन्ड भी सिमेट्रिकल है। आपने क्या करना है, आप जैसे एक एग्जांपल मान लो, आपने क्ले ले ली, क्ले होती है ना, या छोड़ो आप क्ले नहीं ले सकते, आपने जो है ना आटा ले लिया, आटे की गोली ले ली, गूंथा हुआ आटा जो होता है उसकी एक गोली सी बना ली और उसको इस शेप में बना लिया आपने, साइडों से थोड़ा सा पतला कर दिया, बीच में से मोटा कर दिया। उसके बीचों बीच आप एक पतला सा कोई स्टिक ले लो, पतली सी स्टिक ले लो, कोई सिलाई ले लो या माचिस की तीली ले लो,
कुछ भी उसमें डाल दो। अब आप उस माचिस की तीली को आप अगर घुमाते हो तो वो जो आटा है वो भी गोल गोल घूमेगा ना, है ना। और आप जब वो गोल गोल घूमेगा आपको लगेगा नहीं कि कहीं पर मोटा आ गया कहीं पर पतला आ गया, आपको हर बार एक जैसा ही लग रहा है वो। तो ये होती है सिमिट्री, कि हर बार देखने पर आप कितना भी उसको घुमा लो आपको वो सेम ही लगेगा, क्योंकि वो जो तीली आपने लगाई है माचिस की या आपने कोई स्टिक लगाई है उसके चारों तरफ वो बराबर फैला हुआ है, ठीक है, आटा जो है। उसी तरह से बिल्कुल ये नया हमारा एस और एस की ओवरलैपिंग से ये हमें मिलता है। ये स्फेरिकल सिमिट्रिकल होता है सिग्मा बॉन्ड। ये था एस एंड एस ऑर्बिटल की ओवरलैप से, एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी एस ऑर्बिटल। ये जो ओवरलैप करेंगे ना ऑर्बिटल्स वो दोनों अलग अलग एटम्स के होंगे, क्योंकि बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के बीच में आकर बनेगा ना। एक ही एटम के दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप नहीं करेंगे, बोथ द ऑर्बिटल्स बिलोंग टू डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब हम करते हैं एस एंड पी ओवरलैपिंग। तो ये हमने पहले भी किया है, जैसे इन फेज ओवरलैप में मैंने आपको बताया ना, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इस तरह से ये ओवरलैप हो गया। और ये बनेगा कि ये वाली लोब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और ये नॉर्मल रह जाएगी एक तरह से, ठीक है। इसको भी आप वैसे ही ट्राई कर सकते हो, वैसे ही बिल्कुल आटे की गोली बनाकर इस तरह की आप शेप बना दो। तो आप इसको घुमाओगे आप देखोगे कि ये तो सेम है, ठीक है। तो आप इसको घुमाओगे तो आपको हर बार सेम ही लगेगा, तो ये भी सिमिट्रिकल है, क्योंकि मैंने आपको बता चुकी कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिमिट्रिकल बॉन्ड है ना। सिग्मा बॉन्ड इज़ अ सिमिट्रिकल बॉन्ड। और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जो मैं आपको बता रही हूँ उसके बाद आप ये देखना कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में क्या डिफरेंसेस हैं, आपको ये भी साथ साथ नोट करने हैं जब मैं आपको पाई बॉन्ड के बारे में बताऊँगी। तीसरी जो टाइप है ओवरलैपिंग की जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है दैट इज़ पी एंड पी ओवरलैपिंग। इसमें हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, दो एटम्स हैं, दोनों के पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और दोनों जो हैं हेड टू हेड ओवरलैप है, इन फेज होना चाहिए। चाहे आप यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाओ या नहीं, क्योंकि आप ये समझ चुके हो, ये समझने के लिए ज़रूरी था। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग होगी इसकी, ठीक है। और ये पी और पी की ओवरलैपिंग से इस तरह से बन जाएगा ये जो है। इसको भी आप ट्राई करो, एक स्टिक के ऊपर आटा लगाओ, उसको घुमाओ, तो ये हर बार आपको सेम ही शेप मिलेगी, ठीक है। आपने दो लोब्स इधर बना लेनी है, आटा एक पूरा लंबा लेकर उसको बीच में से दबा देना है, एक यहाँ से दबा देना है, बीच में से थोड़ा सा मोटा रखना है, साइडों से थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है। आप देखोगे कि ये एक सिमिट्रिकल बॉन्ड है। ये जब बॉन्ड घूमता है, अगर मान लो जो एक्सिस जो है जो बीच में से जा रहा है, अगर एक्सिस घूमता है तो ये भी साथ साथ रोटेट करेगा, और रोटेट करेगा तो आपको हर बार सेम अरेंजमेंट दिखाई देगी। ये तो था हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब मैं आपको पाई बॉन्ड के बारे में बता रही हूँ। पाई बॉन्ड देखो आप, पाई बॉन्ड जो है वो ये इस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है जो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड से ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, ठीक है। लोब्स पॉजिटिव पॉजिटिव होनी चाहिए। ये भी आपने इन फेज वाली जो हमने ओवरलैप बताया था उसमें देखा था। ऐसा होने से जो क्लाउड बनेगा ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो इस तरह का होगा, वो ऐसे ऊपर होगा, ऊपर और नीचे, ठीक है। आप ये प्लेट्स भी लगा सकते हो, प्लेट्स की तरह से, जैसे प्लेट्स होती है जिसमें आप खाना खाते हो, उस तरह से एक प्लेट ऊपर एक प्लेट नीचे, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के, सोसर बोलते हैं। या फिर आप इसको बनाना भी कह सकते हो, एक ऊपर है बनाना और एक बनाना नीचे है। तो आप देखो अगर आप इसको घुमाओगे ना, अगर आप मान लो इसमें देख लो, आप इसको अगर आप घुमाओगे ना तो ये जो ओवरलैप है, ये जो सिमिट्री है, क्योंकि ये तो एक प्लेन, इसमें आप क्या सोच रहे हो, इसमें आप क्या समझ रहे हो, इसमें आपको इस तरह से समझना कि आपने ना एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है। एक कार्डबोर्ड आपने ले लिया, कार्डबोर्ड के एक बनाना ऊपर रख दिया, एक बनाना नीचे रख दिया। अगर आप उस कार्डबोर्ड को घुमाते हो तो क्या होगा, तो वो जो बनाना थे वो तो शिफ्ट हो जाएंगे, वहीं के वहीं तो नहीं रहेंगे ना, वो आपको वैसा नहीं दिखाई देगा जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा था, है ना। आपने एक बनाना ऊपर से पकड़ लिया, एक नीचे से पकड़ लिया। जब आपने उस कार्डबोर्ड को, उस गत्ते को घुमाया तो जो बनाना जहाँ दिख रहे थे अब वहाँ नहीं दिख रहे। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये सिमिट्रिकल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ये एक सिमिट्रिकल बॉन्ड नहीं है। अगर आप प्लेन को रोटेट करते हो, प्लेन को घुमाते हो, तो जो ये बॉन्ड है ये टूट जाएगा,
ठीक है, हम ये कह सकते हैं एक तरह से। तो ये एक सिमेट्रिकल बॉन्ड नहीं है। तो अब यहाँ से आप डिफरेंसेस बता सकते हो। इस तरह से भी ओवरलैप हो सकता है, आप देखो। और अगर आप दूसरी तरह का बनाना चाहो ना, ये इस तरह से, मतलब सेम फेज में हो, जो डायरेक्शन है ना वो सेम होनी चाहिए, इस तरह से। ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। थोड़ा सा स्लांटिंग में बनाना है इसको। अगर आप ये वाई एक्सिस बता रहे हो तो ये जेड एक्सिस के अलोंग है। दोनों की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए और इन फेज होना चाहिए ये। तो पाई बॉन्ड इसमें भी बन सकता है। बस आपको ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड जो है ना वो साइड में ओवरलैपिंग से बनता है, साइड की ओवरलैपिंग। ये तो हेड टू हेड है, ठीक है, ये हेड टू हेड है और ये साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है वो सिर्फ पी और पी की ओवरलैपिंग से बनता है, एस बॉन्ड, एस ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड नहीं बनता है। और जो सिग्मा बॉन्ड है वो 3 तरह से ओवरलैप से बन सकता है, एस और एस का ओवरलैप, एस और पी का ओवरलैप एंड पी और पी का ओवरलैप, ठीक है। अब हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न होता है कि जो ये ओवरलैपिंग होती है ना, ये ओवरलैपिंग, ये जितनी ज़्यादा होगी ना, जितना ज़्यादा एरिया ये कवर करेगी, या आप ये लगा लो कि जितना ज़्यादा आप दूसरे के एरिया में घुस जाओगे ना, उतना ही आपकी पकड़ उस पर मजबूत हो जाएगी। हो जाता ना ऐसे, अगर कंट्रीज़ हैं जो वो अगर लड़ाई कर रही हैं, एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के पार्ट पर कब्जा कर लिया, तो जितना वो अंदर घुसता जाएगा वो और ज़्यादा स्ट्रोंग होता जाएगा, उसको स्ट्रोंग फील होना लग जाएगा, है ना। तो ऐसे ही अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रोंग है। पाई बॉन्ड में साइडवेज ओवरलैपिंग है और साइडवेज ओवरलैपिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये एक वीक बॉन्ड है। जबकि हेड टू हेड ओवरलैप जो होती है उसमें हमेशा ओवरलैप पोर्शन जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि ये स्ट्रोंग बॉन्ड बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में करना है। और आपको मैंने एक ये भी बताया था कि जब भी सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन अगर 2 एटम्स में डबल बॉन्ड बन रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं तो इनमें से हमेशा एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा, बाकी के जितने भी बॉन्ड्स हैं, चाहे एक और है तो वो पाई है, 2 और हैं तो वो दोनों पाई हैं, ठीक है। मतलब वन बॉन्ड इज ऑलवेज, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड एंड अदर बॉन्ड्स इफ फॉर्म्ड डबल और ट्रिपल तो वो पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो अब आप इन दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हो। फर्स्ट डिफरेंस आप लोगों की ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है, हेड टू हेड या साइडवेज। सेकंड डिफरेंस आप लोगे कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो सिमेट्रिकल एंड पी सिमेट्रिकल नहीं है। थर्ड आप डिफरेंस लोगे कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है एटम्स की और पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं हो सकती है। फोर्थ आप लोगे कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रोंग है, पाई बॉन्ड वीक है। फिफ्थ आप लोगे कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो किन किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैप से बन सकता है, किस तरह के ओवरलैप से बन सकता है, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पाई बॉन्ड में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी। ओके।